विपक्ष के लिए 55 सीट चाहिए आपको। 55 सीट कितना है? 52 है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन विपक्ष में नहीं है वो भी पिछले 10 वर्षों से। सनातनी चुपचाप सहता रहता है, लेकिन जिस दिन सनातनी अगर अपना दिखा दिया ना औकात, फिर इनका औकात पता चल गया 2014 के बाद से। ये कांग्रेस पार्टी जो है दोगली राजनीति करती ही है। अभी तो मोदी का युग है, योगी का युग आने दो, योगी जी का युग आने दो, फिर आप देखना क्या होगा। तो मोदी को हटाना इनका लक्ष्य है और इनका काम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उनको डर है। पूरा देश खाली हो गए। जो भी कसाब के मानसिकता वाले होंगे ये देश खाली करके या पाकिस्तान जाएंगे या फिर 32 हुरों के पास जाएंगे। और ये लोग कमंडल युग लाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की राजनीति को चमकाने के लिए। परिवारवाद। जातीय सर्वे हुआ है, जनगणना नहीं हुआ है। ये 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। 500 करोड़ का घोटाला। लेफ्टिस्ट जो है ना, जो लेफ्टिस्ट है, ये सबसे बड़ी दोगला है। लेफ्टिस्ट दोगला है। लेफ्टिस्टों की यही दोगला नीति है। और ये जो लेफ्टिस्ट है अर्बन नक्सल्स है ना, ये अर्बन नक्सल है लेफ्टिस्ट। ये और नहीं तो अर्बन नक्सल पता है किसको बोलते हैं? पैसा कहाँ जाता है? राजीव गांधी फंड का। ये सब अर्बन नक्सल तुम बांटा जाता है पैसा को। यूनियन की बात करते क्या हिंदुओं को ही टारगेट करेंगे, जातियों में बांट कर? अरे धर्म के इतने बड़े ठेकेदार हो तो 17% की जाति बताओ। ये जातीय जनगणना नहीं, बल्कि हमारे बिहार के समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा गया है विपक्षियों के द्वारा। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अनुज कुमार सिंह है, मैं छपरा बिहार का रहने वाला हूँ। अनुज जी, ये बताइए, आपके ही बिहार में सबसे पहले जाति जनगणना हुई, जिसको लेकर पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें कही हैं। पहले जानना चाहूंगी, क्या नजरिए से आप उस जाति जनगणना को देखते हैं? ये जातीय जनगणना नहीं, बल्कि हमारे बिहार के समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा गया है विपक्षियों के द्वारा। क्योंकि तो अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि इन्होंने साउथ के स्टालिन से सनातन पे वार कराए। जब देखे कि सनातनी ने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि सनातनी बहुत लिबरल लोग होते हैं। ये थोड़े चीज के लिए एक्शन नहीं लेते हैं। तो अब करे तो क्या करे, सनातन तो कुछ किया नहीं, तब बिहार को चुना गया कि बिहार के समाज को तोड़ो और उसका संदेश पूरा देश में दो। और ये विपक्ष अपना आखिरी दाव चला है समाज को तोड़ने के लिए। जातीय जनगणना, ये जातीय जनगणना नहीं, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। एक घोटाला है और एक जनगणना नहीं, ये सर्वे हुआ है। सर्वे बिहार, मैं खुद बिहार के हूँ, लेकिन मेरे घर पे तो आया ही नहीं जनगणना करने, आया ही नहीं। अच्छा, ये भी आरोप हम, जैसा आपने अभी कहा, ये आरोप हम सुन रहे हैं कि जातीय जनगणना तो हो गई, लेकिन घर पर कोई आया नहीं। ऐसा सच में है या? मैडम, पहले आप ना जातीय जनगणना मत बोलिए, इसको सर्वे बोलिए, जातीय सर्वे। क्योंकि जातीय सर्वे हुआ है कि जनगणना। आप जाकर किसी भी यहाँ बिहार के जितने लोग हैं उनसे आप पूछ लेना कि क्या उनके घर पे जातीय जनगणना के लिए आए थे? कोई नहीं आए। कुछ लोगों को देख कर सर्वे कर लेकर चला गया, डाटा लेकर रिलीज किया गया है। और डाटा के साथ भी बहुत बड़ा गेम खेला गया है। 17% मुसलमानों को दिखाएगा, 18%। मुसलमानों का 18% को दो भागों में बांटा गया है, एक जनरल और एक अति पिछड़ा को। तो उस मुसलमानों का अति पिछड़ा को हिंदुओं का अति पिछड़ा के साथ जोड़ दिया गया। और जो मंडल आयोग ने 52% बताया था, उसको 63% बता दिए। क्योंकि अब इसके बाद जातीय जनगणना होगा, अब इसके लेकर 52% से इसको 63% 62% किया है, क्योंकि आरक्षण पे इसको जाकर आंदोलन करने के विचार में है। और देश को अगले साल होने वाले चुनाव में आरक्षण पर राजनीति करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है इनका। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कि घर भी नहीं गए, किसी के आंकड़े भी निकाल दिए, लेकिन विपक्ष की ये मांग है कि जी देखिए, जब जाति निकल कर आएगी तो पता चलेगा कि किसको कितना आरक्षण देना है। और मांग कर रहे हैं कि हर राज्य में ये जातीय जनगणना होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या अब विपक्ष की ये तैयारी है कि जाति में बांट दिया जाए लोगों को? बिल्कुल। 2014 में जब से मोदी जी आए हैं, पूरा सनातनी एकत्र हो गए हैं। अच्छा। सनातनियों का ताकत का पता चल गया इन विपक्षियों को कि अगर सनातनी एकत्र हो जाएंगे तो विपक्ष की क्या हालत होगी। आप देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से कोई विपक्ष नहीं है लोकसभा में। तो ये समझ गए हैं कि विपक्ष नहीं है। पिछले 10 वर्ष से विपक्ष कहाँ है? कहाँ गठबंधन अभी बनाया है, आप कह रहे हैं विपक्ष नहीं है। विपक्ष के लिए 55 सीट चाहिए आपको। 55 सीट कितना है? 52 है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन विपक्ष में नहीं है वो भी पिछले 10 वर्षों से। 52 सीट है उसका। तो क्यों इतना छाती फाड़ फाड़ के कहती है कि हम जी देखिए मोदी को हराएंगे। अगर 52 सीट है तो कैसे हरा देगी मोदी को? ये लोकतंत्र है, देश आजाद है। मुंगेरी लाल के सपने देखने के सबकी आजादी है। मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई फर्क नहीं है। मोदी जी है प्रधानमंत्री का, कोई सीट खाली नहीं है अभी, कोई नहीं सीट खाली है।
अच्छा, अभी आपने सनातन का जिक्र किया था, हम सुन रहे थे, आपने कहा कि सनातन लोग इस पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन एक बात हमको बताइए, हम देखते हैं लगातार कोई डेंगू मलेरिया कह रहा है सनातन को, कोई जी कह देता है कि विरोध नहीं करना है, खत्म ही कर, मतलब सनातन को इतने हल्के में ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सनातन पर बोलते नहीं है लोग। वो यही तो बता रहा हूँ, सनातन पूरा विश्व के बता रहा हूँ, सबसे विश्व के सबसे नंबर वन जो लिबरल कम्युनिटी बोले जाते हैं वो सनातन है। किसी और धर्म के बारे में बोलकर देखा सर तन से जुदा हो जाता इन लोग का। सनातनी है कि जितना भी सनातन में तुम वार करो, सनातनी चुपचाप सहता रहता है, लेकिन जिस दिन सनातनी अगर अपना दिखा दिया ना औकात, फिर इनका औकात पता चल गया 2014 के बाद से। तो ये जिस दिन कब आने वाला है, क्योंकि देखिए सनातन को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन इसका इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हमको नहीं समझ में आता है वो दिन आएगा कब, जब लोग बोलना शुरू करेंगे। आ गया है, इसीलिए तो सनातनियों का दिन आ चुका है। आप देख नहीं रहे हो सनातनी के बाद, इसीलिए तो समाज को बांट रहे हैं। सनातनी का जो युग चल रही है, सनातनियों का युग चल रहा है, 21वीं सदी सनातनियों का सदी होगा। यस, मुद्दा हम ये लेकर आए थे कि मोदी जी ने 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े, उनमें से एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो पुराने पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी, वो ये कहते थे कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका जो है संसाधनों पर पहला हक है, लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसकी हिस्सेदारी होगी। तो क्या समझे कि हिंदुओं को सब कुछ दे देना चाहिए क्योंकि 80% हिंदू है। जब देश की बंटवारा हुई थी तो देश की बंटवारा पता किस पे हुई थी? संस्कृति और धर्म पे हुई थी। कि जब मुसलमानों ने मांग किया कि हमारी संस्कृति हमारा धर्म हिंदुओं के धर्म से उनकी संस्कृति से हमारा अलग है, इसके लिए हमने क्या किया, बांट कर दे दिया, देश बांट कर दे दिया, पाकिस्तान बट गया। अब ये जो देश बचा है हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धों का देश बचा है, और वो ये देश उनके लिए है, उन मुसलमानों के लिए है जो APJ अब्दुल कलाम के सोच के मुसलमान है, उनके विचारों का मुसलमान है, उस मुसलमानों का ये देश है। अगर कसाब अफजल गुरु जैसे लोगों का ये देश नहीं है। अगर ये देश अगर अफजल गुरु कसाब जैसा होगा तो योगी जी आएंगे और सबको सुधारेंगे यहाँ पे। अभी तो मोदी का युग है, योगी का युग आने दो, योगी जी का युग आने दो, फिर आप देखना क्या होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा जर्मनी खाली हो गया कि नहीं हो गया? हुआ था ना यहूदियों से। फिर इसी प्रकार से देश भी खाली, योगी जी को आने दो, पूरा देश खाली हो गए। जो भी कसाब के मानसिकता वाले होंगे ये देश खाली करके या पाकिस्तान जाएंगे या फिर 32 हुरों के पास जाएंगे। अच्छा, एक अहम सवाल हमको बीच में ध्यान आता है। देखिए, जब जाति की बात आती है तो ये कहा जाता है कि भैया जिसकी संख्या ज्यादा है उनको हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो कह दिया जाता है कि जी अल्पसंख्यकों को ज्यादा मिलना चाहिए या उनका पहला हक होना चाहिए। मतलब दोगली बात क्यों करते हैं हमको समझ नहीं आता है। आपके क्या राय? ये कांग्रेस पार्टी जो है दोगली राजनीति करती ही है। क्या मिलेगा दोगली राजनीति करके? क्योंकि ये तो शुरू से राजनीति के समाज को देश को बांट के ही राजनीति की है। इनकी रोजी रोटी समाज को और देश को बांट के ही चलती रहती है। तो करे तो क्या करे ये? तो अब पहले देश बांटे, उसके बाद धर्म एक कम्युनिटी के ऊपर फोकस किए, अब हमारे समाज को तोड़ने के चक्कर में लगे हैं, पूरा सनातनी को तोड़ रहे हैं ये। क्या लग रहा है हिंदू वोट पाने के लिए सब कर रहा है विपक्ष? और नहीं तो कहीं हिंदू पर कहीं नहीं हिंदू जाए, हिंदू जागृत हो चुका है। ये मंडल युग नहीं आएगा। मंडल युग 33 वर्षों से देख चुका है देश के जनता, देश के दबे पिछड़े जनता देख चुका है कि हाँ उनकी स्थिति में किस सरकार में सुधार हुई है। मोदी सरकार में ही देश के अति पिछड़े राष्ट्रपति बने हैं। 10 वर्षों से देश के अति पिछड़े के राष्ट्रपति बनाए गए मोदी सरकार ही है। मोदी सरकार में ही अगर अति पिछड़ों की अगर भलाई हुई है तो मोदी सरकार में हुई है। और ये लोग कमंडल युग लाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की राजनीति को चमकाने के लिए, परिवारवाद के लिए बस, और किससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, एक तरफ तो विपक्ष जातिवाद फैला रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि जी देखिए हिंदुस्तान में 2 ही जाति है, या तो गरीब या तो अमीर। कितने सहमत हैं इस बात? बिल्कुल सही बात है। पूरा हिंदुस्तान में 2 जाति है, गरीब और अमीर। गरीबों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनको गरीबों से अमीर बना रहे हैं। तो इसी जाति को खत्म करना है और सबको अमीर बनाना है। कांग्रेस की क्या मानसिकता थी कि समानता लाने के लिए समाज में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, बोलते कि हम समाज में, कांग्रेस समाजवादी, हम बता रहे हैं वो समाजवादी किस प्रकार के समाजवादी है कि अमीरों को छीन कर और उनको भी गरीब बना दो। गरीब तो गरीब है लेकिन अमीरों को गरीब बना दो। अब मोदी जी भी समाजवादी हैं, बोलते हैं गरीबों की भी अमीर बना दो और सबको समानता ला दो। तो मोदी जी गरीबों को
अमीर बनाकर समानता स्थापित करने के चाह रहे हैं। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव ने कहा था कि जातीय जनगणना हुई तो अच्छा हुआ ना जी, अति पिछड़े जो हैं दलित जो हैं हम उनके लिए कार्य करेंगे। 33 साल से तो उनकी ही सत्ता है ना, 33 साल से पिछड़े और अति पिछड़े की सत्ता है। 33 साल से आपने क्या काम किया वहाँ पे भाई? आज भी वहाँ के पलायन हो रहे हैं वहाँ से सब। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ से 60% आपको बिहार के लोग मिलेंगे। अगर इतना काम किए, इतना रोजगार पर दिए हैं, तो आज आपको क्या जरूरत पड़ गया जनगणना करने की? आज आपकी जनगणना याद आ गया कि देश की विकास हो गई, जनगणना से विकास हो जाएगी। जनगणना से कुछ नहीं होने वाली है। कल भी जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। आज भी जाकर स्टेशन पर देखो, बिहार से आने वाली ट्रेन में सब भर भर के बिहार के लोग उतरते होंगे। जातीय जनगणना रिलीज हो जाने से वहाँ के लोग को रोजगार नहीं मिल गया है। सब यही दिल्ली या मुंबई या पंजाब और हरियाणा जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला, कुछ सुधार नहीं होने वाला है। एक चीज हमको समझ में नहीं आता है, देखिए बिहार में ये अनुमान तो लगाया जाता है कि इतने % जी यादव हैं, इतने % SC हैं, इतने % ST हैं। अनुमान भी सही ही निकलता है, जातीय जनगणना में भी वही निकला। समझ हमको ये नहीं आ रहा है भाई साहब कि जब अनुमान में भी वही निकला तो पैसा इतना खर्च करने का क्या जरूरत था? ये घोटाला हुआ है। मैं बता, अब सबसे पहले कि आप कभी भी किसी से क्वेश्चन पूछो ना, तो आप जातीय जनगणना नहीं, जातीय सर्वे बोले हो आप। जातीय सर्वे हुआ है, जनगणना नहीं हुआ है। ये 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। 500 करोड़ का घोटाला, 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। और इसमें भी ईडी और सीबी पता है, राजनीतिक पार्टी को फंडिंग कहाँ से आती है? कहाँ से? कॉर्पोरेट देती है। अब बिहार में जब कॉर्पोरेट है ही नहीं तो उनके पास फंडिंग कहाँ से आएगा चुनाव लड़ने के लिए? तो इस प्रकार से पेपर लीक करवाएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, अलग अलग हथकंडे अपनाएंगे क्योंकि उनके राजनीति करने के लिए उनके पास फंडिंग है। और यही दलाल, यही माफिया लोग फंडिंग करते हैं और यही सत्ता में आते हैं, फिर भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अच्छा देखिए, फंडिंग से हमको एक और जो अभी सुर्खियों में चल रहा है मामला वो याद आया। आपने सुना होगा कि एक जो चीन की जो गुलामी कर रहे थे, तकरीबन करोड़ रुपए उन्होंने लिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो जो लेफ्ट वाले हैं वो छाती पीट रहे हैं कि जी देखिए लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। आप क्या सोचते हैं इस पर, क्या लोकतंत्र खतरे में? लेफ्टिस्ट जो है ना, जो लेफ्टिस्ट है, ये सबसे बड़ी दोगला है। लेफ्टिस्ट दोगला है कैसे? अरे जब लेफ्टिस्ट पता है मार्क्सवादी विचारधारा है, आपका लोकतंत्र खतरे में आता, जाकर चीन में बताओ लोकतंत्र कितने खतरे में है, रूस में जाकर बताओ कि लोकतंत्र कितने में, वो मार्क्सवादी होते हैं तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं दिखता है, लोकतंत्र भारत के अंदर दिखता है। अब मोदी जी जब उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, देश विरोधी काम करते हैं, अब चीन से पैसा लेंगे और देश विरोधी काम कर प्रोपेगेंडा बढ़ाएंगे, उनके ऊपर जब छापा मारा जाएगा तो छाती पीते हैं, अब भिंडी रोना रोते हैं। और लेकिन देखिए, जब अर्नब गोस्वामी, हमको अभी भी याद है, सुबह 6 बजे पुलिस उनके घर पहुंच गई थी, तब तो ये लेफ्ट वाले सब खुश हुए थे। लेकिन आज लेफ्ट के ही पत्रकार उठा लिए गए तो लोकतंत्र खतरे में है। क्या ये भेदभाव किया जा रहा? यही तो बता रही है, तो दोगला नीति है इनकी, लेफ्टिस्टों की यही दोगला नीति है। और ये जो लेफ्टिस्ट है अर्बन नक्सल्स है ना, ये अर्बन नक्सल है लेफ्टिस्ट। ये और नहीं तो अर्बन नक्सल पता है किसको बोलते हैं? जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा लगाते हैं और यहाँ पे मीडिया में आकर बैठकर ये जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं उसको जस्टिफाई करते हैं, कसाब को जस्टिफाई करते हैं कि ये देश का युवा भटका हुआ है। ये है अर्बन नक्सल्स कि उसको जस्टिफाई, मतलब आतंकवादियों को जस्टिफाई करना। क्या पता बेचारे हो, क्या पता इन लोगों को ज्यादा समझ हो, क्या पता कसाब हिंदू ही हो क्योंकि कलावा पहन के गया था। ना हिंदू से, हिंदू मुस्लिम से नहीं है बात, होती है कि अगर 156 लोगों के जान लिया गया उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो सही किया। ये लेफ्टिस्ट वाले, आप समझ रहे हो। मैं एक पत्रकार है, कुछ आम आदमी पार्टी में था, अभी इधर उधर भटक रहा है, आप जान रहे होंगे, मीडिया में दिखता रहता है। वो देश को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले इन अर्बन नक्सल को खत्म करना होगा, बिल्कुल खत्म करना होगा। यही सब मिलके 14 पत्रकारों का बहिष्कार कर देते हैं और फिर इन्हीं को उठा लिया जाता है। तो अब ये लोग ऐसे में ये भी कह देंगे कि जी देखिए मोदी सरकार की साजिश है, हमने उनके गोदी मीडिया को बैन किया तो उन्होंने हमारे पत्रकारों को बैन कर दिया, उठा लिया उनको घर से। बताइए जी, गोदी मीडिया पता है इनके हिसाब से सवाल पूछो ना तो बहुत अच्छा मीडिया है। उनके लिए 4 ही लोग मीडिया हैं, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम और रवीश कुमार। आप एक तरह बुरा ये 4 ही मीडिया हैं और सब तो मीडिया है ही नहीं इनके लिए। क्या पता चारों सच दिखाते हो, बाकी सच में गोदी मीडिया हो। इनको ना हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था और इनको जो यूएसए का जो एजेंसी है वहाँ से फंडिंग आती है इन लोगों को, इसी पर छापा मारा गया। न्यूयॉर्क में जो एक बिजनेसमैन बैठा हुआ है, ये जो फंडिंग कर रहा है इन्हीं के ऊपर छापा मारा गया है।
अच्छा, लगता नहीं है आपको कि ये फंडिंग की बात गलत भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है? क्या पता अभिषेक शर्मा को फंसाया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको एक बात और बता दूं, राजीव गांधी ट्रस्ट के बारे में जानते हैं? राजीव गांधी ट्रस्ट में जब 1962 में नेहरू कांग्रेस ने जब चीन को दे दिया अपना अक्साई चीन, तो उसके बाद हर साल 100 करोड़ रुपए आती है राजीव गांधी फंड में। और उस पे ध्यान रखें, वो पैसा कहाँ जाता है राजीव गांधी फंड का? ये सब अर्बन नक्सल बांटा जाता है पैसा को। उस पे ईडी या सीबीआई को और राजीव गांधी फंड है ना, उस पे धावा बोलना चाहिए और उस पैसा कहाँ जा रहा है उस पे ध्यान देना चाहिए। पैसा कहाँ जा रहा है उस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जाति जनगणना हुई है, बिहार इस वक्त बौखलाया हुआ है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जी देखिए हमारे घर तो आए ही नहीं, लेकिन बिहार सरकार चीख चीख कर कह रही है जी देखिए इतनी जातियां हैं, इतनी जातियां हैं। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि वो 33 साल से शासन कर रहे हैं बिहार पे। अब बिहार की ये आर्थिक स्थिति पूरे इंडिया में सबसे कम वहीं किया है, सबसे खराब है, इसीलिए उनको डर है और डर को छुपाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। बिहार की स्थिति सबसे खराब है? बिल्कुल, सबसे गरीबी वहाँ पे है। आप देख लो, डेटा उठा के देख लो, सबसे गरीब बिहार में ही रहते हैं और सबसे वहाँ के लोग बाहर क्यों प्लान करते हैं? अगर वहाँ काम होता तो क्यों बाहर जाते हैं? फिर नीतीश बाबू हो गए, लालू जी हो गए, इस बात पर राजी नहीं ना होते हैं। कहते हैं कि जी देखिए हमारा बिहार 1 नंबर, शिक्षा में 1 नंबर, रोजगार में 1 नंबर, हम तो जी देखिए सबको मिला के 60% के आरक्षण देते हैं। नहीं, उनको डर है ना, क्योंकि वो 33 सालों में कुछ काम किए हैं नहीं। अगर उनको गणना ही करना चाहिए था तो बिहार के स्कूल का करना चाहिए था, कॉलेज का करना चाहिए था, हॉस्पिटल का करना चाहिए था, रोडों का करना चाहिए था। सबसे बदतर स्थिति वहीं की है, तो उनको डर है कि मैंने काम तो किया नहीं। मतलब ना अस्पताल बनाया, ना स्कूल बनाया। आप ये कह रहे हैं 33 साल में कुछ नहीं? 1 साल का कोर्स 2 साल में पूरा करते हैं, 3 साल का 6 साल में करते हैं, तो उसको छुपाना है उनको ना, तो ऐसे ही लड़ाएंगे। क्या पता बच्चों को ज्यादा पढ़ाना हो इसलिए 3 साल का 6 साल कर देते हैं। नहीं, वो पूरा ही नहीं कर पाते ना, उनकी स्थिति इतनी खराब है। बिल्कुल काम करना है नहीं, लूटना है। अरे लालू यादव तो पशुओं का चारा तक खा गए, बेल पे बाहर आए, हम उन पे कैसे विश्वास करें? जेल भी तो होके आए ना, गलती हो जाता है, क्या हो गया? पशु ने उनका क्या गलती किया था? उनका भी हक खा गए, आदमियों को तो खाए, पशुओं का भी खा गए, तो हम उन पे कैसे विश्वास करें? अच्छा देखिए भाई साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि विपक्षी घोटाला कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्षी एकजुट होकर जो है गठबंधन बना रहा है, तो क्या लग रहा है ये घोटाला उनका दिखने वाला है आने वाले समय में कि नहीं? जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन अब जनता बेवकूफ बनने वाली है नहीं। अब वो जाति में लड़ा रहे हैं, जाति जनगणना करके, लेकिन अब जनता समझ चुकी है 33 सालों में। अगर ऐसा ही होता तो 33 साल में बिहार नंबर 1 पे होता, क्यों सबसे नीचे है वो? मतलब लोगों को लड़ा रहे हैं विपक्ष, इनका यही उद्देश्य है। मोदी ने काम किया है, उनको मोदी को काम करना है, इनको मोदी को हटाना इनका लक्ष्य है, और इनका काम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उनको डर है। अच्छा, एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे। अभिषेक शर्मा एक लेफ्टिस्ट के पत्रकार हैं, उनको जो है उठा लिया गया है जेल में डालने के लिए। क्या सोचते हैं या क्या विचार है आपकी कि ये भी कोई साजिश है मोदी सरकार की, क्योंकि लेफ्टिस्ट सारे एक हो गए हैं, कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा निर्दोष है? नहीं, जैसे अभिषेक शर्मा हुए, रवीश कुमार हुए, पुण्य प्रसून वाजपेयी हुए, अजीत अंजुम हुए, क्या मोदी के 10 सालों में इनको कोई काम अच्छा ही नहीं लगा? क्या उन्होंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया? क्यों बुरे हैं? ये सभी बुरे हैं, ये सभी देश को भड़का रहे हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है इनके भड़काव में आने वाली है नहीं आने। क्या दिखाइए? देखिए जो आप बात कर रहे हैं, शर्मा जी पत्रकार की बात कर रहे हैं, एक विदेशी फंड का उसमें जिक्र आया है और अपने देश को बदनाम करना है। ऐसा पत्रकार, आप पत्रकार हैं, आप सरकार की बात रख रहे हैं, विपक्ष की बात रखें, तो ऐसी पत्रकार करें ना जो काम नहीं हो गया। 9 साल में मोदी जी ने जितने जनधन खाते खोले हैं, जो नितिन गडकरी ने सड़कों का जंजाल बिछाया है, जो एम्स बने हैं, उनको विकास दिखाई नहीं देता क्या? G20 सम्मेलन दिखाई नहीं देता क्या? और जो किसी प्रकार की भी वो कार्य करे हैं और जाति जनगणना के ऊपर बात करते हैं, 73% को ब्राह्मण, यादव, जो हरिजन, धोबी, नाई, इसमें जितनी भी है 36 बिरादरी में बांट दिया, और जो 17% है मुस्लिम, सिख, ईसाई है, उनकी कोई जाति नहीं है, उनका क्यों नहीं उल्लेख करते? क्यों नहीं उनकी बात करते? क्या हिंदुओं को ही टारगेट करेंगे जातियों में बांटकर? क्या यादव की वोट है तो ब्राह्मण के पास न जाए? नहीं, कहाँ बांट रहे हैं ये लोग? तो ये कह रहे हैं ना, विपक्षी ये कह रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना होगी तो लोगों को ज्यादा हक मिलेगा। कैसे? 50 साल एक 70 राज दिया, जब विकास नहीं करा, जब एक दिल्ली में एक एम्स बनाकर दूसरा बनाता ने कहाँ बनाया?
जो दिल्ली और एक एयरपोर्ट होने के बाद दूसरा एयरपोर्ट कहाँ बनाया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनाए, बताए ना। जो काम 50 सालों में ये कांग्रेस नहीं करके पाई, जो मोदी जी ने कर दिया। 400 सीटें दी थी जब इनकी इच्छा नहीं थी, ना निश्चय था। जब 400 सीटों में ना धारा 370 हटा पाए, ना राम मंदिर बनाए पाए, ना तिरपल तलाक हटाए। अब मोदी ने 300 सीटों पे आने के जीत कर ये सारे मुद्दे खत्म कर दिए। अब इनको मिर्ची लग रही है, अब जाति याद आ रही है, अब धर्म याद आ रहा है। अरे धर्म के इतने बड़े ठेकेदार हो तो 17% की जाति बताओ ना। मुस्लिम में ये जाति है, ये ओबीसी है, ये वो है, उनकी क्यों नहीं उल्लेख करते। या अब इनको 50 सालों के बाद ओबीसी याद आ रहे हैं। पहले हरिजन थे, एससी थे, एसटी थे, उनके ऊपर गेम खेलते थे। अब घड़ियाले आंसू बहाकर ये जनता का मन जीतना चाहते हैं, जो काम ना कर पाए और जो कभी डेवलप नहीं कर पाए। आज देश गति बढ़ रही है, देश का नाम हो रहा था, उनको मिर्ची लग रही है। नहीं तो क्या लग रहा है कि ये जो हिंदुओं का वोट है ये विपक्षी वाले लेना चाहते हैं? देखिए, हिंदुओं का वोट जो आज की मौजूदा सरकार उसके साथ है, और हिंदुओं को जागना पड़ेगा। जो कहते हैं जन चेतना, जो जन चेतना की बात कर रही है, और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा जन चेतना चला रही है। तो यही जन चेतना की हिंदुओं एक इकट्ठे होकर इस सरकार को, आपको अपना हक रखना है, अपनी बातें रखनी है, तो भाजपा को वोट देकर, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देगा, अपने मान सम्मान का जो कार्य आज हिंदुओं का हो रहा है, ऐसे ही मान सम्मान। और दलित की बात, जब दलित के पैर धोकर माननीय प्रधानमंत्री जी अपना माथा चूमते हैं जब आते हैं, और इतने हितैषी ओबीसी के दलित के हैं, और जब मुर्मू जी द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, यही विपक्षी दल यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति दलितों का ये खुद अपमान कर रहे हैं। जब इनको कोई दलित चेहरा नहीं मिला, कोई नहीं मिला।